हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अनसॉल्व पेपर जीव विज्ञान का जो सेट नंबर 5वां है ना, सेट नंबर 5। आज मैं इसमें मतलब कंप्लीट तो नहीं कराऊंगा, लेकिन आधा तो करा ही दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। फिर दूसरी वीडियो में इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। और आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जोर से दबा दीजिए कि आपको वीडियो तुरंत मिले अगर मैं कहीं भी अपलोड करूं वीडियो, ठीक है। तो अगर आप लोग सेट नंबर जो पीडीएफ होता है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक ना, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप लोग पीडीएफ एकदम आराम से ले सकते हैं सबका सॉल्यूशन के साथ। और यहाँ पर जो मेरा ये नंबर दिख रहा है 7460012763, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर आप लोग को व्हाट्सएप करना है सिर्फ 100 रुपीज में 5 साल का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन पेपर, केमिस्ट्री का 5 साल का, फिजिक्स का 3 साल का, बायोलॉजी का 2 साल का आपको पूरा हल मिलेगा, ठीक है। बायोलॉजी का 1 ही साल का मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सेट नंबर 5 है और ये 348 जी के इसका कोड नंबर है, ठीक है। 2024 का पेपर है। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर पहला का क है। पहले तो ये निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित होते हैं। तो किसके मौजूदगी के कारण? स्पोरोपालेनिन। स्पोरोपालेनिन के मौजूदगी के कारण जो होते हैं आपके जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से जो परागकण होते हैं संरक्षित रहते हैं, ठीक है। निम्न में किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के कारण हुआ है? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपके हैं लैमार्क। लैमार्क का नाम सुने ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ग वाला है, निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है? गैर संक्रामक रोग, देखिए मलेरिया है एक संक्रामक रोग है, टाइफाइड भी आपकी छुआछूत से होता है, निमोनिया भी आपकी छुआछूत से होता है, लेकिन जो आपका कैंसर है ये कभी किसी के संपर्क में आने से या फिर किसी के छुआछूत से नहीं होता है, ठीक है। तो ये गैर संक्रामक रोग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? इसमें देखिए आपका सूक्ष्म अंतःक्षेपण, बायोलिस्टिक्स और या फिर हानिकारक रोगजनक। तो इसमें से कोई नहीं, ठीक ना, तीनों में से कोई नहीं है जो उसके उपयोग में आता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर आपका आ गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 का क देखिए का कार्पस, ये देखिए क्या है, कार्पस लुटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो किस हार्मोन का स्राव होता है? कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेम कोशिकाएं क्या है? स्टेम कोशिकाएं, यहाँ पर हम लिखिए स्टेम कोशिकाएं क्या है? ऐसी कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है, इसके साथ ही ये शरीर की दूसरी कोशिका के रूप में स्वयं को परिवर्तित कर सकती है, स्टेम कोशिकाएं कहलाते हैं, ठीक ना। बहुत ही इजी है। और देखिए एक बार फिर से, ऐसी कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है, इसके साथ ही ये शरीर की दूसरी कोशिका के रूप में स्वयं को परिवर्तित कर सकती है, स्टेम कोशिका उसी को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का ग वाला है, एक उदाहरण दीजिए जहां 2 से अधिक अलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। तो ये आपका बहुयुग्म विकल्पी, ठीक ना, बहुयुग्म विकल्पी इसका उदाहरण हो गया। किसने वंशानुक्रम के, ये देखिए जो क्वेश्चन है इतना ही का आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी टाइप ही पूछा जाता है, एक एक नंबर का ही ये क्वेश्चन होता है, तो इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बावेरी था सटन ने किया था, 1902 ईस्वी में किया था, ठीक है। मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए। तो ये देखिए अपरद खाद्य श्रृंखला मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला है। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर आपका 3 आ गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है आपका। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीय
मेंडलीय विकारों से आप क्या समझते हैं? अलिंग सूत्र संलग्न मेंडलीय विकार का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर देखिए मेंडलीय विकार कह रहा है कि एकल जीन में रूपांतरण या परिवर्तन द्वारा उत्पन्न हो तो एकल जीन में रूपांतरण या उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवर्तित प्रोटीन की अभिव्यक्ति हो सकती है या कुछ प्रोटीन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। उदाहरण यहाँ पर देखिए हीमोफीलिया है, वर्णांधता है आदि, थैलेसेमिया है, ठीक ना। ये सब जो आपके हैं इसके आपके एग्जाम्पल है, ठीक ना, संलग्न के। उसके बाद देखिए अगुणित, प्रश्न नंबर 3 का ख है, अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली क्या है? तो यहाँ पर देखिए पहला अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली में पुरुषों के पिता नहीं होते हैं और इस प्रकार उनके बेटे नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके दादा होते हैं और उनके पोते हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं, उनके पिता नहीं, उनके पिता जैसे पुष्प होता है ना, पुष्प का ही बात की जा रही है, पुष्प जो होते फूल, ठीक है। अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली में पुरुषों के पिता नहीं होते, उसके पिता नहीं होंगे और इस प्रकार उनके बेटे नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके दादा होते हैं और उनके पोते होते हैं। दादा होंगे तो पोते भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए शहद मधुमक्खी में अनिषेचित अंडों द्वारा अनिषेचन के माध्यम से श्रमिकों का विकास होता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल में भी कह सकते हैं कि जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें ये गुण पाया जाता है, ठीक है। मानव त्वचा के रंग में प्रत्येक अलील का प्रभाव योगात्मक होता है। XO प्रकार के लिंग निर्धारण में महिला की तुलना में आधे गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इतना लिख लीजिएगा, उसका आंसर था। प्रश्न नंबर 3 का ग है, जैव सूचना विज्ञान पर टिप्पणी लिखिए। जैव सूचना विज्ञान देखिए सेट नंबर 2 348 GH में प्रश्न नंबर 6 के घ का दूसरा देखिए। इसमें आप लोग इसमें एक बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 का जो घ था इसमें एक बार उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 का घ आ गया। कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण लिखिए। कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण लिखना है। देखिए पहला है शहरी पार्क, पहला क्या है शहरी पार्क है, दूसरा क्या है एक्वेरियम। तो यहाँ पर देखिए चिड़ियाघर भी है, वनस्पति उद्यान है, बाग है, उद्यान, चावल के खेत हैं, ये सब क्या है कृत्रिम पारितंत्र है, ठीक है। अब देखिए एक हेडिंग लगा के हम लिखे कृत्रिम पारितंत्र क्या होते हैं। देखिए मानव निर्मित वातावरण होता है, यह प्राकृतिक पारितंत्र की नकल करने के लिए बनाया जाता है, ठीक ना, लेकिन इसमें अक्सर प्राकृतिक संतुलन नहीं होता। कृत्रिम पारितंत्र में बने रहने के लिए मानव प्रयासों की जरूरत होती है। ये आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। क्या होते हैं ये? आत्मनिर्भर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का अंगा वाला देख लेते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। सेट नंबर 4 में 348 जिसका कोड है GJ में प्रश्न नंबर 4 का घ देखिए, ठीक ना। इस क्वेश्चन को भी हम लोग किसमें कर चुके हैं? सेट नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए ये क्वेश्चन आपका है सेट नंबर 4 का। प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर लिखिए। अंतर लिखिए चाहे परिभाषा लिखिए, आप लोग इसी को पूरा को लिख देंगे, ठीक है। परिभाषा अगर पूछेगा तो प्राथमिक उत्पादकता हेडिंग लगा करके पहले ये पूरा लिख दीजिएगा, इसका हो जाएगा परिभाषा। और द्वितीयक उत्पादकता पूछेगा तो ये पूरा लिख दीजिएगा एक साथ, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा अंतर में बात वही है, कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक उत्पादकता, इसमें प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यहाँ से देखिए संश्लेषण ऊर्जा से सौर ऊर्जा को फिर कार्बनिक यौगिक में ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसे प्रति इकाई समय एवं क्षेत्रफल में मापा जा सकता है। इसे सकल एवं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। और यहाँ पर द्वितीयक उत्पादकता की बात की जाए तो इसमें प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से उस सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना संभव नहीं है। उसके बाद दूसरा है, इसे ऊर्जा के संचयन दर को उपभोक्ता के स्तर पर
मापा जा सकता है। इसमें सकल एवं शुद्ध द्वितीय उत्पादकता में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, तो ये परिभाषा का भी काम करेगा और अंतर का भी काम करेगा। इसमें कोई मतलब वो वाली बात नहीं है कि ये गलत हो जाएगा कि ये गलत हो जाएगा, गलत कोई नहीं होगा। इसको लिखिए इसके परिभाषा में और इसके परिभाषा में ये सब लिखिए, ठीक है, सही होगा। अब देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, जो प्रश्न नंबर 4 आ गया। देखिए अपरा क्या है, क्या अपरा क्या है? अपरा के विभिन्न कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अपरा, यहाँ पर देखिए अपरा प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं, अपरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। मानव व अन्य स्तनियों का विकासशील भ्रूण माता के गर्भाशय से जिस रचना द्वारा जुड़ा रहता है उसे अपरा कहते हैं। ठीक है, मानव व अन्य स्तनियों का विकासशील भ्रूण माता के गर्भाशय से जिस रचना द्वारा जुड़ा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरा कहते हैं। अपरा यूथीरिया अधोवर्ग के स्तनीय प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है, जो अपरा होता है और यूथीरिया होता है ये अधोवर्ग के स्तनीय प्राणियों में पाया जाता है। अपरा के कार्य यहाँ पर देखिए, अपरा के विभिन्न कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अपरा के कार्य देख लेते हैं। देखिए माता के रुधिर से पोषक पदार्थों को भ्रूण को पहुंचाता है। ठीक ना, भ्रूण को क्या करता है? ये पहुंचाता है। दूसरा है भ्रूण तथा माता के मध्य O2 तथा CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। ठीक ना, ये ऑक्सीजन भी पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इधर उधर करता है। तो उसके बाद देखिए तीसरा है उत्सर्जन में सहायता करता है। ये क्या करता है? उत्सर्जन में क्या करता है? सहायता करता है। चौथी पॉइंट है प्रतिरक्षी को भ्रूण में जाने देता है। प्रतिरक्षी को भ्रूण में जाने देता है और अनेक रोगों से भ्रूण की रक्षा करता है। ठीक है, भ्रूण की क्या करता है? रक्षा करता है। पांचवी पॉइंट है हानिकारक पदार्थों को भ्रूण में जाने से रोकता है। छठी पॉइंट है हार्मोन स्रावित करके गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो ये जो अपरा है, ये अपरा के इतने कार्य थे। आप लोग को अपरा और अपरा के कार्य ये लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 4 का ख। उपयुक्त चित्र की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में S.L. मिलर के पारंपरिक प्रयोग को समझाइए। देखिए हेरोल्ड यूरे एवं स्टेनले मिलर ने सन 1953 में जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रयोग किया था। इसी प्रकार का प्रयोग सिडनी फॉक्स केल्विन एवं मेल्विन ने प्रयोगों के द्वारा एमिनो एसिड का मतलब एमिनो अम्ल जो है जटिल यौगिकों का संश्लेषण किया। ठीक है, जटिल यौगिकों का क्या किया? संश्लेषण किया। उसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका चित्र है। ठीक है, ये चित्र आपको क्या करना है? बना लेना है। ठीक है, ये चित्र क्या करना है? बना लेना है। इस प्रकार से ये चित्र बनाना है आपको। देखिए यहाँ पर चित्र ये हम जैसे बनाए ना, इस प्रकार से जैसे आपको दिखा रहे चित्र वैसे ही क्या करना है? आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए आपका जो है ये निर्वात पंप है। यहाँ पर उबलता हुआ जल है। ये जीवन की उत्पत्ति यहीं से। और देखिए यहाँ पर जो होता है आपका इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ पर CH4 NH3 ये अनुपात में है 2:1:2 में। ठीक ना, और यहाँ पर ये जो है संघनित्र है। उसके बाद देखिए ये है एलेनिन है, एस्पार्टिक है और एमिनो अम्ल, यूरिया, न्यूक्लियोटाइड। और यहीं से क्या होता है? यहीं पर आपका जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यह प्रश्न हो गया आपका। प्रश्न नंबर आपका 4 का घ देखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला संक्रामक रोग है, दूसरा अमीबता है। दोनों देखिए सेट नंबर में हो चुका है। देखिए संक्रामक रोग जो है सेट नंबर 1 में प्रश्न नंबर 6 और सेट नंबर 2 में भी है प्रश्न नंबर। अगर सेट नंबर 1 में नहीं मिलेगा 2 में मिलेगा। सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। उसके बाद अमीबता है सेट नंबर 2 में प्रश्न नंबर 4 का घ देखिए। ठीक है, अमीबता सेट नंबर 2 में प्रश्न नंबर 4 का घ देखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ है जेल वैद्युत संचलन तकनीकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सेट नंबर 2 में 348। GH में प्रश्न नंबर 2 का अंगा देखिए। अभी अगर चाहो तो हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक ना, अभी हम दिखा देंगे। ठीक है, कुछ टाइम में अभी हम इसको दिखा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है संक्रामक रोग है। ठीक ना, संक्रामक रोग में जो इसमें आपका पूछा था, देखिए यहाँ पर संक्रामक रोग सेट नंबर 1 में प्रश्न नंबर 6 देखिए। ठीक ना, और सेट नंबर 2 में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सेट नंबर 1 वाला हम दिखा देते हैं। संक्रामक रोग जो पूछा है आपका, देखिए कह रहा है कि संक्रामक रोग हानिकारक जीवों
रोग जनकों के कारण होने वाली बीमारियां हैं जो बाहर से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, जो कहाँ से बाहर से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रामक रोगों का कारण बनने वाले रोग जनकों में वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी और कभी कभी प्रियन शामिल हैं। ठीक ना, प्रियन शामिल है। कीड़े के काटने और दूषित भोजन, पानी या मिट्टी से संक्रामक रोग हो सकते हैं। ठीक ना, किससे? कीड़े के काटने से हो सकते हैं, दूषित भोजन, पानी, मिट्टी से संक्रामक रोग आपके होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, अमीबता है सेट नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 4 का घ देखिए। ठीक है, चलते हैं हम वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, न्यूमोनिया और अमीबता के लक्षण लिखिए। अमीबता के लक्षण लिखिए चाहे अमीबता लिखिए, ठीक ना, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए यह बड़ी आंत का संक्रमण रोग संक्रमण होता है, इसके लक्षण निम्न। तो जो अमीबता होता है इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा कि यह बड़ी आंत का संक्रमण होता है। ठीक है, और इसके क्या क्या लक्षण, ये भी दस्त, कब्ज, पेट में ऐंठन हो जाता है। इसके कारण, किसके कारण? अमीबता के कारण क्या होता है? दस्त होती है, कब्ज होता है और पेट में ऐंठन हो जाती है। ऊपरी पेट में कोमलता आती है और बुखार में सिर दर्द होता है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, मतली और उल्टी भ्रम जैसे लगता है। ठीक है, ये सब क्या अमीबता के लक्षण या अमीबता के बारे में आप लोग इतना लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 4 का घ है, कह रहा है कि जेल वैद्युत संचलन तकनीकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सेट नंबर 2 में 348 जीएच में। प्रश्न नंबर 2 का अंगा देखिए। प्रश्न नंबर 2 का अंगा देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसी में आपका प्रश्न नंबर 2 का अंगा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम डिटेल में लिखे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे बोलते हैं, इसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं। ठीक ना, यहाँ पर आप लोग देखिए ये किसका है, देखिए जेल वैद्युत संचलन दिया है, ये इंग्लिश हिंदी में दिया, और यहाँ पर देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये आपका हिंदी में दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी का एक चरण है। डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को छानने की तकनीकी को ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डीएनए खंडों को एक एगोरोस जेल पर रखा जाता है। यह वास्तव में जेलेटिन की पतली पट्टी है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें डीएनए के बड़े खंड पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, डीएनए के जो बड़े अणु होते हैं वो सब क्या होते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को देखिए सेट नंबर 5 का प्रश्न नंबर 4 का घ तक हो चुका है। अब देखिए आपका सेट नंबर प्रश्न नंबर आपका जो बचा है, प्रश्न नंबर 5 बचा है, 5 से बचा है, 5 से लेकर के 9 तक के एक वीडियो में बना दूंगा, नहीं तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग इसमें कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का 9 है, अरे 5 है। ठीक है, प्रश्न नंबर सेट नंबर 5 का 5वां प्रश्न है। ये देखिए उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व पराग कणों की कायिक एवं जनन कोशिकाओं के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र हम बनाए हैं, इसमें जो आपका ये होता है, ये अंतःचोल होता है और ये बाह्यचोल है। ये देखिए जनन कोशिका है, यहाँ पर जनन केंद्र है, जनन छिद्र है, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये केंद्रक है और ये रिक्तिका है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को ये फिगर बना लेना छोटा सा। ठीक है, परागकण का बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए परिपक्व पराग कणों में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। इनका कार्य निम्नलिखित है। कार्य पूछा है तो कार्य देखिए, देखिए कायिक कोशिका, ये क्या है, कायिक कोशिका। तो यहाँ देखिए यह परागकण का सबसे बड़ा भाग होता है और यह पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। यह कोशिका परागकण के विकास और परिपक्वता में सहायता करती है। उसके बाद देखिए जनन कोशिका है। जनन कोशिका देखिए, जनन कोशिका, यह कोशिका परागकण के अंदर स्थित होती है और यह 2 भागों में विभाजित होती है। किसमें भागों में, 2 भागों में विभाजित होती है, एक नर जनन कोशिका और दूसरी नर जनन कोशिका। ये कोशिकाएं निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं ना, ये किसमें भाग लेती है, निषेचन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और अंडाणु के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। अंडाणु के साथ मिलकर क्या करते हैं, भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो देखिए परिपक्व पराग कणों की कायिक कोशिका पोषण प्रदान करती है और जनन कोशिका निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेती है। ठीक है, जो आपकी जनन कोशिका होती है वो क्या करती है, निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेती है। उसके बाद देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि अच्छे से पढ़ सकें और अच्छा नंबर आ सके। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख है,
अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अनुकूली विकिरण हेडिंग है एक एक स्थान विशेष भू भौगोलिक, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल, ठीक है, भाग में विभिन्न जातियों के विकास की क्रिया एक स्थल से आरंभ होकर अन्य भू भौगोलिक भागों तक फैल जाने को अनुकूली विकिरण कहते हैं, ठीक ना। इसमें भू भौगोलिक भागों में तक ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, उसी फैलने की प्रक्रिया को हम लोग अनुकूली विकिरण कहते हैं। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण एक पक्षी डार्विन फिंच की चोंच का है, ठीक है। उसमें देखिए डार्विन फिंच की चोंच जो होती है कैसी होती है, देखिए जब चार्ल्स डार्विन गैलापैगोस द्वीप पहुँचे तब उन्होंने एक छोटी काली चिड़िया का अध्ययन किया। वह इसकी 13 जातियां देखी, ठीक है, 13 प्रकार की इनकी प्रजातियां थी जो देखी, जो दुनिया के और किसी भाग में नहीं मिलती थी, ठीक ना, दुनिया के किसी भाग में नहीं मिलती है। इन सभी फिंच की चोंच अलग अलग प्रकार की थी। इसकी एक जाति अपनी चोंच से वृक्ष की छाल में छेद कर लेती थी, परंतु छिद्र के अंदर से कीटों को नहीं निकाल पाती थी। अतः यह चोंच से एक कांटे को पकड़कर, ये चोंच से कांटा पकड़कर, ठीक है, कांटे को पकड़कर उसकी सहायता से कीट को निकालती थी। उसकी सहायता से कीट को निकालती थी। इन सभी चिड़ियों में बाहरी तौर पर विभिन्नता थी, पर यह सभी फिंच जाति की थी जिनका मूल निवास दक्षिण अमेरिका था, ठीक है, इनका मूल निवास क्या था, दक्षिण अमेरिका था। अब देखिए इसमें का प्रश्न नंबर आपका है, प्रश्न नंबर 5 का ग है। तो यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबका और बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है।